तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक ITMIS का जो जॉब रोल होता है उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको सीखनी होती हैं और किन-किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आप ITMIS की जॉब के लिए कहीं पे अप्लाई करते हो तो आपसे इंटरव्यू में क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आज की इस वीडियो सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं और इसमें ITMIS के दिन में जो जॉब करते हैं बंदे ITMIS में, तो डे बाय डे उनको जो काम पड़ता है ऑफिस में, वो चीज़ें हम लोग खास करके इस वीडियो सीरीज में ज़्यादा बात करेंगे कि आपके डेली लाइफ में एक ITMIS का जॉब रोल होता है क्या है और किस किस चैलेंजेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ मैंने सिलेबस जो है कंपाइल किया है, जो कि अगले हम लोग इस वीक के वीडियो सीरीज में कवर करेंगे उसको। और ये सिलेबस कुछ इस तरह से होगा, जिसमें एक्सेल के अंदर मैं आपको यहाँ पे पाइवोट टेबल, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डुप्लीकेट वैल्यू कैसे निकालते हैं, डेटा एंट्री फॉर्म एक एक्सेल के अंदर कैसे आप बना सकते हो जो कि आपकी डेली लाइफ की काम आसान कर सकती है। फॉर्मेट एज टेबल एक कंसेप्ट होता है एक्सेल के अंदर, उसका क्या यूज होता है, जो भी है इतने सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा चैप्टर है गूगल इंडेक्सिंग। गूगल इसलिए मैंने बोला क्योंकि गूगल सबको चलाने आता है, बट एक स्मार्ट वे होता है, एक नॉर्मल वे होता है। एक ही फाइल अगर मैं 4 बंदों को दूँ सर्च करने के लिए गूगल पे, तो उसमें से कोई बंदा मुझे बहुत जल्दी सर्च करके देता है। तो कहीं ना कहीं एक सर्च करने का क्राइटेरिया गूगल पे आप कैसे यूज कर रहे हो गूगल को आज के डेट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए थोड़ा सा ब्राउजिंग स्किल भी आपको अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे गूगल्स की जो भी फीचर्स है मैं आपको बताऊंगा और काफ़ी ज़्यादा है। अगर गूगल में बताऊँ आपको तो 1 वीक का ये सेपरेट प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ट्रबल शूट का भी रखा हुआ है चैप्टर सिलेबस, जिसमें कि ये मैनुअल जो चीज़ें आती हैं कंप्यूटर में, आपका सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब हार्डवेयर ठीक होगा। तो बेसिक एक ITMIS को एक हार्डवेयर की भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ से काम कर रही है और कुछ भी गड़बड़ होता है तो वो रिपेयर खुद से कर सके छोटा मोटा। इसके बाद इस सिलेबस में आपको यहाँ पे मिलेगा फोटोशॉप। फोटोशॉप इसलिए है कि डे बाय डे कंप्यूटर लाइफ में जब आप आते हो ITMIS के जॉब में, तो बहुत जगह से लोग व्हाट्सएप स्कैन वगैरह आपको डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, जो कभी ब्लर होता है, कभी थोड़ा क्वालिटी में नहीं होता है। तो कैसे उसको फोटोशॉप के थ्रू हम लोग ठीक कर सकते हैं और उसे वापस से क्वालिटी ला के प्रिंट कर सकते हैं। तो वो काफ़ी हेल्प करता है रियल लाइफ में आपको जब आप उस जॉब प्रोफाइल में होते हो। तो ये कुल मिला के सिलेबस है जो आपको एक ITMIS जॉब के लिए रेडी करती है और आप कहीं पे भी फ्रिक्वेंटली अप्लाई कर सकते हो और इंटरव्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। तो आज की जो सिलेबस है हम सिर्फ एक्सेल की टॉपिक कवर करेंगे और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, जिसमें हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे आप देख रहे हो पाइवोट है, फिल्टर है, ठीक है। इससे पहले कुछ हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे एक्सेल के अंदर, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हम आज एक्सेल की टॉपिक्स को। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप अगर एक्सेल का वर्जन 2007 या 2010 या 2011 कोई भी यूज कर रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मैं बताऊंगा ये कंसेप्ट आपका उसमें भी लागू होगा। तो यहाँ पे मैं एक्सेल का जो सॉफ्टवेयर है मेरे पास, मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे और ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास 2019 का वर्जन इंस्टॉल है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जिसमें भी हो ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हम फाइल में जाएंगे और एक न्यू ले लेंगे। यहाँ पे न्यू लेने के बाद आप देखो यहाँ पे जब भी आप न्यू लेने जाते हो तो नीचे में बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट होते हैं कि आपको क्या काम करना है। आपको ड्रॉप डाउन वाला कुछ करना है तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन का टेम्पलेट दिया हुआ है, आप देख के भी खुद से सीख सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला बनाया हुआ खुद का टेम्पलेट है जिसमें मल्टीपल तरह के फॉर्मूले बनाए गए हैं, आप खुद से देख सकते हो। कैसे क्वेरी चलाते हैं एक्सेल के अंदर, सब कुछ यहाँ प्री डिफाइंड मिलता है। एक पाइवोट का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर खुद से भी सीखना चाहते हो तो यहाँ पे प्री डिफाइंड टेम्पलेट आपको मिल जाता है, जिसको आप क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा और खुल जाएगा। उसके अंदर सारे फॉर्मूलाज दिए होते हैं। अगर आप भूल गए हो, कभी रिवीजन करना चाहते हो तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग फ्रेश से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो आप बहुत तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, ये आपके डेली लाइफ के काम को आसान करते हैं। आप इसी में से कोई ना एक चीज़ आप काम करने जाते हो, जैसे आपको रिपोर्ट ही बनाना है तो आप कुछ इस तरह का सोचते हो बनाने के लिए, तो जस्ट मैं इस टेम्पलेट को एडिट कर लूँगा, मेरा काम भी आसान हो जाएगा और टाइम सेविंग भी होगा। कभी भी जीरो से आप जाने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास टाइम की कमी है, जॉब लाइफ में क्या होता है, अगर स्पीड है आपके पास तो ही आप टिकोगे अपने जॉब प्रोफाइल में, और स्पीड मायने रखती है। तो इस कारण से अगर चीज़ आपको आती है वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो टेम्पलेट रेडी है जिसमें हम कुछ मॉडिफाई करके काम कर सकते हैं तो हम टेम्पलेट को प्रेफर करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ब्लैंक से पहले, ठीक है। ये ब्लैंक मैंने यहाँ पे खोल लिया। ये आपका ब्लैंक खुलने के साथ ही आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे सीट 1 करके लिखा हुआ है, ठीक है। सीट क्या होता है, आप एक कॉपी खरीदते हो जब, तो उसमें एक इंडेक्स पेज होता है जिसमें हम चैप्टर्स का नाम लिखते हैं कि पहले पेज पे लिख दिया मैंने कि चैप्टर 1 यहाँ पे, तो अगले 3-4 पेज तक मैं चैप्टर 1 को लिखूंगा। जैसे आप बुक देखते हो तो बुक में कैसे इंडेक्सिंग दिया रहता है कि ये जो चैप्टर है यहाँ से यहाँ तक पेज नंबर तक मिलेगा। तो उसी तरह से यहाँ एक्सेल में भी क्या होता है, सीट होता है। यहाँ पे सीट नंबर 1, अब जो भी डेटा मैं यहाँ सीट 1 पे रखूँगा वो सीट 1 पे ही रहेगा। और कुछ डेटा ऐसा है जैसे
मान लीजिए आपको पटना डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, दिल्ली है, मुंबई है, इन सारे का डेटा आपको रखना है तो आपको तो सेपरेट सेपरेट फाइल रखना होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेल का फाइल हम नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे उसको सीट बना लेंगे। यहाँ पे एक सीट है, इस सीट का नाम हम क्या कर देंगे ऐसे पटना। तो अब क्या होगा, इस सीट के अंदर हम सिर्फ पटना का डेटा रखेंगे ताकि हम भी फोकस रहें कि अगर किसी हमसे पटना का डेटा मांगा है तो यहाँ से हमको कॉपी करके दे देना है। अगर वो गया का मांगता है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक और सीट बना लेंगे, क्या बोलेंगे, गया यहाँ पे। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ सीट का नाम हो सकता है और हर एक सीट जो है अपनी सेपरेट फाइल्स को होस्ट करता है यहाँ पे, ठीक है। गया में गया का ही डेटा दिखेगा, ना कि पटना का डेटा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीट का कंसेप्ट कुछ इस तरह से है। सीट का मतलब हुआ सेपरेट आपको डेटा रखने में हेल्प करता है यहाँ पे। तो आप इस तरह से मल्टीपल सीट बना सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है, जितनी आपकी ज़रूरत उतना सीट बना सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अंडू करता हूँ इसको। कंट्रोल जेड से आप जो है पीछे रिवर्ट जा सकते हो और यहाँ से भी आप जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हमने ये कर दिया। इससे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे डिलीट, रीनेम, लॉक वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे बेसिक, तो थोड़ी बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हो जो ये बॉक्सेस हैं छोटे छोटे, इसको हम लोग एक्सेल में सेल बोलते हैं। सेल कहने का मतलब होता है एक छोटा सा ब्लॉक। हम लोग अगर एक रूम घर बनाते हैं कहीं पे भी, तो जो ईंट लगाते हैं दीवार में, आप देखते हो एक वो भी सेल होता है। वो पूरा सेल कंपाइल होता है तो जाके एक घर बनता है आपका। तो उसी तरह से एक्सेल के अंदर भी छोटे छोटे ये सेल होते हैं जिसके अंदर आप एक एक डेटा एंट्री कर सकते हो, कुछ वहाँ लिख सकते हो। तो हर एक सेल जो होता है सेपरेट होता है, उसका कुछ अपना ये होता है, फॉर्मूला लगा सकते हो उसमें, उसकी लुक अपनी कर सकते हो। तो सेल एक बेसिक सा चीज़ होता है जो डेटा को कंटेन करता है। हम कुछ भी ऐसे लिखेंगे तो ये एक इस सेल में इंटर हुआ। इस सेल का क्या एड्रेस है, तो एड्रेस आपको यहाँ दिख रहा है, आप देख सकते हो माउस यहाँ पे मेरा क्या, ये I9 है। I9 कैसे बोल रहा है इसको, ये आई वाले कॉलम में है और किस नंबर पोजीशन पे है, तो 9 नंबर पोजीशन पे है। तो इस सेल का एड्रेस क्या हुआ, I9। इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं बगल में क्लिक करूँ तो देखिए इसका नाम क्या हो गया, J9, क्योंकि J वाले कॉलम में है और 9 नंबर पोजीशन पे है। तो इसको बोलते हैं सेल एड्रेस। एक्सेल में आपको जब भी फॉर्मूला पे काम कीजिएगा तो सेल एड्रेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी तरह का फॉर्मूला लगाइए, आपको सेल एड्रेस पता होना चाहिए, तो ही आप एक्यूरेट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सिंपल सा चीज़ था, ये समझ में आ चुका होगा आपको ये क्या होता है सेल एड्रेस। यहाँ पे मैं इसे डिलीट करता हूँ। आगे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखो ये जो सेल्स दिख रहे हैं, अभी जैसे मान लीजिए मुझे 5-6 एंट्री करना है कुछ, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे, एक प्रोफेशनल क्या करता है, वो इस तरह से पहले सेलेक्ट कर लेता है इतना दूर उसको एंट्री करना है। उसके बाद क्या करेगा, आप देखो यहाँ पे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये वर्ड में भी आता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप बगल में देखो इस तरह का जो शेडेड है 4 पैनल्स में, इस पर आप जब ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे बॉर्डर्स लगाने का ऑप्शन आ जाता है। पहले मैंने क्या किया, सेल टाइप सेल जो है मैंने सेलेक्ट रखा है जहाँ तक मुझे एंट्री करनी है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऑल बॉर्डर्स का, ये आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आप देखो ये बाकी सेल से ये जो सेल है अलग दिखने लगी मुझे। तो अब मेरा क्या फोकस होगा, सिर्फ इन्हीं सेलों पे होगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब इन्हीं में डेटा एंट्री करना है। तो ये एक प्रोफेशनल पहले बॉर्डर्स लगाते हैं, कलर्स कर लेते हैं ताकि उनका डेटा कलरफुल दिखे और आसानी से एंट्री कर पाए। एक नॉन प्रोफेशनल आएगा ऐसे ही एंट्री करना स्टार्ट कर देगा, तब जाके आप किसी को दिखाते हो तो आपको जज करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा कि आपको एक्सेल आता है कि नहीं आता। वो देख के ही समझ जाएगा कि ये बंदा फ्रेश है इस काम में, ठीक है। तो बॉर्डर्स वगैरह और आपकी जो फ़ॉन्ट साइज़ होती है, जब भी आप यहाँ कुछ लिखते हो तो यहाँ कुछ लिख रहे हो वैसे, तो ये जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये भी मायने रखती है कि आपने जो हेडर्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे क्लास हो गया, यहाँ पे रोल हो गया। आप जब टैब दबाते हो तो ये सेल क्या होता है, आगे की तरफ ऑटो एक्सपेंड हो जाता है अगली रो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा, तो कभी भी हेडर्स जो होते हैं उसकी साइज आप बड़ा रखो। कैसे करोगे, मैंने एक बार में सारे को सेलेक्ट किया यहाँ पे, और बोल्ड के ऊपर आप देखो इसका फ़ॉन्ट का नाम लिखा हुआ है, कौन सा फ़ॉन्ट है। यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट्स होते हैं, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो आप देखो पीछे में जो फ़ॉन्ट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक फ़ॉन्ट आप अपने हिसाब से देख लो और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ में आप आगे ऐसे बड़ा कर सकते हो। अगर ये नहीं करना है तो यहाँ पे आप देखो होम मेनू में ही रहेंगे अभी हम लोग। यहाँ पे अल्फ़ाबेट 2 दिया हुआ है, एक यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है और एक यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो जब इस पर कर्सर ले जाते हो तो देखो क्या बोल रहा है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। जब इस पर मैं कंटिन्यू क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक मेरा फॉन्ट जो है स्मॉल होते जा रहा है, एक मिनिमम लेवल तक गया 8 पे, इससे नीचे नहीं जा सकता है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा फॉन्ट साइज क्या होता है, एक्सपेंड होते जाता है, वो आगे की तरफ ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, फिलहाल जितना पे सही लगे यहाँ पे छोटा करके आप बोल्ड कर दो इस तरह से। और इस तरह से कुछ अपने हेडर्स को क्या कर सकते हो, बैक कलर कर दो, ताकि जब एंट्री करूँ तो मेरा फोकस रहे कि मेरा हेडर ये है। ठीक है, अभी इतने सारे सेल्स मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे सेलेक्ट करूंगा और ये देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है। ये सब होम मेनू के ही अंदर आता है। अभी होम मेनू पे ही हम लोग रहेंगे। यहाँ पे डिलीट दबाएंगे, देखिए ये आपका सारा सेल डिलीट हो गया। एक चीज़ जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जब आप एंट्री करते जाते हो ऐसे ऐसे एंट्री करते जाते हो, तो आपकी जो हेडर थी वो ऊपर की तरफ स्केल हो गई। तो वो क्या होता है, फिर कॉलम आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा रोल वाला कॉलम था, कौन सा नेम वाला कॉलम था। तो उसमें हम लोग एक यूज करते हैं कंसेप्ट फ्रीज का। फ्रीज क्या करता है, जब भी आप नीचे जाओगे तो उस हेडर को फ्रीज कर देगा, मतलब रोक देता है, ताकि आप नीचे भी जाओ तो हेडर आपको दिखते रहेगा। कैसे होता है वो, हमें कुछ नहीं करना है। ये रो जो है यहाँ पे नंबर 1 के सामने जब आप कर्सर लाओगे तो इस तरह का एरो सिंबल आपको दिखेगा। इसका मतलब होता है कि ये पूरा रो सेलेक्ट करना है। देखिए ये रो इंटायर सेलेक्ट हो जाता है जहाँ तक भी होगा। ठीक है, तो ये इंटायर कॉल, ये जो रो है हम चाहते हैं कि फ्रीज हो जाए। तो कैसे करना है, इसको ऐसे क्लिक करेंगे, इंटायर ये सिलेक्ट हो चुका है। और आपको जाना कहाँ होगा, व्यू मेनू दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये व्यू मेनू के अंदर का कंसेप्ट होता है जहाँ से आप ये फ्रीज कर सकते हो। व्यू के अंदर जाना है और आप देखो यहाँ पे फ्रीज पेन्स करके दिया हुआ है, पेन्स। तो इस पर आप जो छोटा सा ड्रॉप डाउन का आइकन दिख रहा है उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने। यहाँ पे इसमें आप देखो यहाँ पे फ्रीज टॉप रो करके लिखा हुआ है। टॉप रो से आप समझ रहे हो कि जो मेरा हेडर है वो टॉप रो पोजीशन पे है, इसीलिए मैं यही वाला ऑप्शन क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कॉलम करना है, कॉलम अपनी, तो ये देखो आपको फ्रीज पैंस दिया हुआ है तो ये कॉलम पे आएगा। यहाँ पिक्चर्स देख के भी आप समझ सकते हो। इस पिक्चर में आप देखो यहाँ पे क्रॉस जो लगा हुआ है ऊपर की तरफ लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये रो है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कॉलम पे लगा हुआ है, इस तरह कॉलम जाएगा नीचे की तरफ, ये भी कॉलम पे जाएगा, फर्स्ट कॉलम, ये दिख रहा है। तो इस तरह से कुछ है। तो हमें अभी क्या करना है, टॉप रो करना है। इस पर क्लिक कर दिया मैंने। क्लिक करने के बाद अब देखो मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा जो हेडर है वो फिक्स है, वो ऊपर नीचे अब नहीं होगा। ऐसे में आसान क्या हो जाता है कि आपकी जो फोकस है हेडर पे बनी रहती है और आप डेटा एंट्री का जो वर्क है या कुछ भी कर रहे हो वो आप तरीके से कर पाओगे, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग वापस से होम मेनू पे आ जाते हैं और इसमें कुछ चीज़ और एक्सप्लोर करते हैं। अभी आप देखो कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ नेम में, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे पवन कुमार। ठीक है, और इंटर कर दिया। एक चीज़ देखो, मैंने नाम लिखा और वो दूसरे सेल तक पार कर चुका है, बॉर्डर उसका पार कर चुका है, मतलब काफ़ी बड़ा हो गया और यहाँ पे ओवरराइट हो गया दूसरे सेल में। बट जब आप यहाँ क्लिक करोगे जहाँ पे नाम लिखा है तो इस सेल का एड्रेस क्या है, B2 है। और इस C वाले में आएंगे तो इसका क्या होगा, C2 है। तो ये इसमें नहीं आ चुका है, वो अपने लोकेशन पे ही है, बट यहाँ पे स्पेस का जो प्रॉब्लम है इस कारण से आपको ओवरलैप करके वो दिख रहा है। इसका एक बार में आसान सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैं जैसे कुछ यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ एक बार में। यहाँ पे पहले क्लास 7, ठीक है, देखिए वो ऑटोमेटिक वो हाइड हो चुका है, उसके पीछे चला जाए। जब इससे सेल के अंदर वैल्यू नहीं थी इसलिए ओवरलैप को कर रहा था। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 9। ठीक है, तो अभी भी आप देखो कि पवन कुमार में कुमार का KU दिख रहा है, M नहीं दिख रहा है। इस तरह से अगर आपके पास, अब अगर मैं बोलूँ इस तरह से नीचे करके ऐसे सेलेक्ट कर लूँ, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस सेल को सिलेक्ट किया और इस तरह से नीचे जाएंगे, इस तरह से नीचे जाएंगे, ऐसे नीचे आ गए। कीबोर्ड से आपको Ctrl+D दबाना है। Ctrl+D क्या करता है, डुप्लीकेट करता है वैल्यूज़ को। किसके रेफरेंस से डुप्लीकेट करेगा, तो आप देखो यहाँ पे नंबर 2 पे कौन सा सेल सेलेक्ट है, मेरा एक डेटा सेलेक्ट है, तो उसी को रेफरेंस मान के वो क्या करेगा, नीचे के जितने भी सेल सेलेक्टेड हैं उन सारे के कॉलम्स में, रोज में वही डेटा को रिफिल कर देगा, डुप्लीकेट कर देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+D दबा रहा हूँ, देखिए क्या हुआ, सेम डेटा रिपीट हो गया और उसने रेफरेंस, उसको समझ में आएगा कि इन्होंने रेफरेंस में मुझे ये वाला रो दिया है, तो उसी के हिसाब से इसने क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, बट अभी भी देखिए आप यहाँ पे सब में उसी तरह से ओवरलैप का इशू है। अब इस तरह से आपके पास बड़ा डेटा हो सकता है, छोटा डेटा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक एक करके ऐसे कॉलम एक्सपेंड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अगर बड़ा डेटा होगा तो एक प्रोफेशनल क्या करेगा वहाँ पे, वो क्या करेगा, इस तरह से मल्टीपल कॉलम होंगे तो या तो ऐसे हेडर सेलेक्ट कर लेगा, या फिर वो क्या करेगा, यहाँ कीबोर्ड रखेगा किसी भी कॉलम पे, सेल्स पे, और कीबोर्ड से Ctrl+A दबाएगा। Ctrl+A दबाने से क्या होता है, एक बार में वो जो आपका कंट्रोल जो A होता है सेलेक्ट करता है, वो समझ जाता है कि जहाँ तक बॉर्डर गया वहीं तक एंट्री हुई है, और ऑटोमेटिक वो जहाँ तक बॉर्डर गया वहाँ तक सेलेक्ट कर लेता है एक बार में। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, नोटिस कीजिएगा इस चीज़ को ध्यान से, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट पे।
फॉर्मेट आपको होम मेनू के अंदर ही मिल जाता है। फॉर्मेट कहने का मतलब होता है स्ट्रक्चर। जो भी मेरा ये सिलेक्ट है इसका स्ट्रक्चर से हम खुश नहीं हैं, इसलिए चेंज करना चाहते हैं। तो फॉर्मेट में जाएंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है यहाँ पे कि रो हाइट, ऑटो फिट रो, कॉलम विथ, क्या करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं। आपको रो और कॉलम पहले मैं बता दूँ तो ही मैं ये चीज़ बताऊँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक्सेल के अंदर जो ये आपको डी दिख रहा है, सी दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ये जो भी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये कॉलम होता है, ये आपका पूरा का पूरा कॉलम होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो भी हेडर होते हैं जो नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग हो रहे हैं, जो 90 डिग्री पे है वो क्या है मेरे लिए? कॉलम है। ठीक है, वर्टिकल जिसको बोलते हैं, ये वर्टिकल हो गया आपके लिए, कॉलम होता है। और नीचे की तरफ ये जो भी है इस तरह से, जैसे नंबर 2 वाली ये अगर हम बात करें इस तरह से जो सिलेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं रो। समझ में आया? कॉलम क्या होगा आपका? वर्टिकल होगा, और रो जो होगा वो हॉरिजेंटल होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि हमें क्या ठीक करना है। हमें क्या ठीक करना है? यहाँ पे हमें ठीक करना है कॉलम की स्पेस को, ना कि रो की स्पेस को ठीक करना है। तो कॉलम की स्पेस को जैसे ही ठीक करेंगे ऑटोमेटिक मेरा डेटा जो है सही तरीके से दिखने लगेगा। तो क्या करेंगे, वापस से हम किसी भी सेल में रखेंगे अपने डेटा के बीच में ही, और कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे। जैसे एक करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। और सेलेक्ट होने के बाद हम वापस से आएंगे फॉर्मेट। अब पता है मुझे कि कॉलम पे काम करना है, ना कि रो पे काम करना है। तो कॉलम में आएंगे तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑटो फिट कॉलम विथ। ये क्या करता है, खुद से आपके डेटा को रिसाइज कर देगा ताकि वो सही तरीके से दिखे, एक भी डेटा ओवरलैप ना हो। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि पूरा का पूरा डेटा जो है एक तरीके से आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखो ये क्या किया, एक भी डेटा मेरा ओवरलैप नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे पवन कुमार जो था एक तरीके से आ चुका है। क्लास 7 को जितना जगह चाहिए था उतना ही अलॉट हुआ है, और रोल नंबर में भी जितना जगह चाहिए था उतना ही अलॉट हुआ है। तो फॉर्मेट स्ट्रक्चर में जो आप जब जाते हो तो यहाँ पे यही चीज़ आपको ऑटो फिट कॉलम जो है बड़े से बड़े डेटा को एक तरीके से आपको फॉर्मेट करने में हेल्प करती है। ये किस तरह से काम करती है इस लॉजिक को भी आप समझ लीजिए यहाँ पे। इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे छोटा सा टेस्ट डालूंगा ताकि आप इस लॉजिक को समझ पाओ। अब जैसे देखिए यहाँ पे पवन कुमार है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंह लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो इस सेल में पवन कुमार सिंह लिखा हुआ है जो 25 नंबर पे है, और बाकी में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो मेरा तो सिंह तो ओवरराइट हो गया, हाइड हो चुका है। अब मैं दोबारा से अगर कीबोर्ड से कंट्रोल ए करता हूँ और फॉर्मेट में जाता हूँ, ऑटो फिट करूँगा, तो देखिए ये क्या किया, फिर से उतना स्पेस एक्सपेंड कर दिया। तो आपको समझ में आ गया कि आपके इस कॉलम में जो भी सबसे बड़ा ये होगा टेक्स्ट होगा, लेंथ, जो टेक्स्ट लेंथ में सबसे बड़ा टेक्स्ट लेंथ होगा उसी के हिसाब से ये क्या करता है, आपके कॉलम के स्पेस को बढ़ा देता है। अब इस पूरे बी वाले कॉलम में सबसे बड़ा टेक्स्ट लेंथ किसका था? पवन कुमार सिंह का। तो इसके टेक्स्ट लेंथ के हिसाब से इसने क्या कर दिया, स्पेस को जस्टिफाई कर दिया। तो इस तरीके से ये क्या होता है, काम करता है। ये ट्रिक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये कैसे काम करता है। अगर आपके सेल में कोई ऐसा डेटा हो जिसमें इतना बड़ा हो, जैसे मैं एक सपोज करता हूँ, यहीं कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक बार स्पेस पेस्ट कर दिया, इस तरह से पेस्ट कर दिया। आपको नहीं पता था कि ऐसा होगा डेटा, आपने क्या किया, कंट्रोल ए किया, फॉर्मेट में गए और यहाँ पे ऑटो फिट कर दिया। तो आपको दिखेगा ये इतना बड़ा क्यों हो गया। इतना बड़ा अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस कॉलम में कहीं ना कहीं कोई ऐसा डेटा है जिसकी टेक्स्ट लेंथ जो है उतनी बड़ी है। तो ये देखिए ये मेरे पास ये बड़ी थी, इसी कारण से ये अभी क्या हुआ, ऑटो फिट में उतना बड़ा चला गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसे हटा देते हैं। ये समझ में आ चुका होगा कैसे ये ट्रिक काम कर रही है, ताकि आप भी जब बड़े डेटा के साथ काम करें तो ये समझ में आए कि आखिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा क्यों आउटपुट आ रहा है। तो ये समझ में आ चुका। अब हम बात करते हैं ये जो रो है, जैसे ये रो है ना, इस रो की हाइट अगर मुझे इतनी बड़ी करनी हो, सिर्फ इस रो की हाइट, ये पूरे रो की हाइट मुझे बड़ी बड़ी करनी हो, तो वो कैसे करेंगे? तो उसको कैसे करेंगे, हम यहीं से कीबोर्ड से कंट्रोल ए करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे आप देखो रो हाइट यहाँ पे दिया हुआ है। एक तो है ऑटो फिट रो। ऑटो फिट रो का काम क्या होता है, जिस सेल को जितना हाइट चाहिए ऑटोमेटिक ये दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सबको एक पार्टिकुलर हाइट देना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे रो हाइट है। और उसी तरह कॉलम विथ में भी था कि सारे कॉलम को मुझे एक फिक्स लेंथ देना है, चौड़ाई, तो वो हम कॉलम विथ में जाके असाइन कर देते। जैसे देखिए पहले मैं कॉलम को ही बताता हूँ, तो यहाँ कॉलम विथ में आएंगे और यहाँ लिखते हैं 12 लिख के जैसे मैं इंटर करूँगा तो देखिए यहाँ पे हर कॉलम जो है 12 पिक्सल पे अलॉट हो चुका है। देखिए हर कॉलम का साइज होगा 12
12 12 दिख रहा है ना, सारे कॉलम्स आपको बराबर में बट गए। अब मुझे नंबर वाले को तो 12 नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसमें तो नंबर ही कर रहा है। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, कॉलम को कभी भी ऑटोमेट पे ही रहने देते हैं, क्योंकि कॉलम क्या होता है, कॉलम में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ेगा रो की हाइट को। तो अब जाओ फॉर्मेट में, रो हाइट पे जाओ और यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे 18 डालता हूँ तो आप देखना क्या होता है। ये आप देखो सारी रो की जो हाइट है एक्सपेंड हो चुकी है, दिख रहा है ये। तो इस तरह से रो हाइट जी जो है सेल्स की हाइट को बढ़ा देती है, और कॉलम विड्थ जो है कॉलम की जो चौड़ाई है उसको ऐसे बढ़ा देती है। और आप जितना सिलेक्शन रखते हो उसके हिसाब से वो काम करता है। आपने तीनों कॉलम सेलेक्ट रखा है तो तीनों की हाइट और चौड़ाई दोनों बढ़ेगी। समझ में आ गया ये आपको? तो फॉर्मेट के अंदर आपको यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, जैसे इसकी हाइट हो गई, उसकी चौड़ाई हो गई, उसको हाइड करके रखना है कि शो करना है उस डेटा को, ये भी आपको यहाँ से मिल जाता है। और भी चीज़ें हैं जो आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि एक प्रोफेशनल के लिए अगर काम करना है तो आपको इस तरीके से इसमें काम करना होता है। अब आप रेडी हो थोड़ा सा जो हम लोग सिलेबस में टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके लिए। अभी हमारे पास ऑप्शन है पाइवोट का, फिल्टर का। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ें पकड़ेंगे, फिल्टर के बाद ही हम लोग पाइवोट को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम लोग फिल्टर को बात करते हैं पहले। यहाँ पे अभी आपने देखा कि यहाँ पे मैंने एक एंट्री किया है पवन कुमार के नाम से और क्लास 7 यहाँ पे डाला हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ रैंडम डेटा जो है इसमें डालता हूँ। क्लास 7 के जगह पे मैं यहाँ करता हूँ इसी सेल में क्लास 8, ठीक है। तो कुछ एंट्री को क्लास 8, कुछ एंट्री को क्लास 9 ऐसे करना होगा। यहाँ पे पकड़ के आप ऐसे जब ड्रैग करोगे तो ये देखिए यहाँ पे 8, 9, 10, 11 सब हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। तो एक्सेल जो है समझदार होता है, वो समझता है कि अच्छा इन्होंने ड्रैग किया तो इसका मतलब हो सकता है इनको सीरीज बढ़ाना था, इस चीज़ को वो समझता है। इसीलिए 8 के बाद वो 9 है, 9 के बाद 10 ला दिया खुद से। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप क्या करोगे, जैसे ही ड्रैग करोगे तो कॉर्नर में इस तरह का आइकन आ जाता है यहाँ पे इस तरह का, और इस पर ड्रॉप डाउन का आइकन लगा रहता है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोलता है कि भैया देखिए हम तो फिल सीरीज कर दिए यहाँ पे, लेकिन आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्या करना है मुझे, अभी कॉपी सेल करना था, मुझे सीरीज नहीं पेस्ट करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी सेल्स पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए मेरा 8 ही आया, सीरीज नहीं बढ़ा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सीरीज आने लगा था, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ क्लास 9 और अभी भी मैं ड्रैग अगर करूँगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्रैग कैसे करना है, ऐसे नहीं कर देना। आप जब ये कॉर्नर पे जो एक छोटा सा स्पॉट आपको दिख रहा होगा तो वो आप जब करोगे तो देखो कैसे दिखेगा आपको वो स्पॉट। मैं जूम करके दिखा दूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपका और आप उसको गड़बड़ ना करो। ये देखो जैसे 9 है, 9 पे क्लिक किया तो ये देखो स्पॉट जो है, यहाँ पे जाने के बाद मेरा प्लस एक छोटा सा बन गया कर्जर, और यहाँ पे आया तो ऐसा बड़ा हो गया। तो ये जो कर्जर है इसी को पकड़ के आपको नीचे ऐसे ड्रैग करना होता है। ऐसे देखो मैंने ड्रैग किया तो फिर 9, 10, 11 आ चुका है। बट यहाँ पे जाएंगे और मुझे जो करना है वो कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी सेल्स करना है। तो आपको समझ में आ चुका है, यहाँ से प्लस और माइनस जो होता है जूम करता है एक्सेल को, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो चुका। तो अब मेरे पास इस क्लास में वेरिएशन है। वेरिएशन करने का मतलब अलग अलग तरह के डेटा है, ठीक है। यहाँ पे क्लास या इतना को पकड़ के मैं क्या करता हूँ, क्लास इसको 3 कर देता हूँ और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर दूंगा इस तरीके से। तो आप देखो यहाँ फिर से सीरीज पेस्ट हो गया। मैं सीरीज नहीं पेस्ट करके क्या करूँगा, यहाँ पे कॉपी सेल्स कर दूंगा। अब मैं बस ये दिखाना चाहता था आपको कि अगर आपके पास यहाँ पे क्लास 7, क्लास 3, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 11 बहुत सारे हो सकते हैं क्लासेस, और आपको बोला जाए कि मुझे क्लास वाइज लड़के छांट के दीजिए, तो आप क्या करोगे? आप एक एक करके तो नहीं छांटोगे ऐसे, दिन भर लग जाएगा अगर बड़ा डेटा होता है तो आप उस केस में क्या कर सकते हो, फिल्टर का यूज कर सकते हो। फिल्टर का मतलब होता है आपके हिसाब से डेटा का छांट देना। अगर मुझे क्लास के हिसाब से छांटना है तो क्लास के हिसाब से छांटेंगे, रोल के हिसाब से छांटना है तो रोल के हिसाब से छांटेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो यूनिक वैल्यू है वो क्लास में है, क्योंकि अगर रोल देखोगे तो आपका सबका सेम है, तो हम पकड़ ही नहीं पाएंगे कि रोल से कैसे छांटे, भैया रोल में तो सब सेम है। अभी हमारे पास यूनिक वैल्यू क्या है, क्लास है। क्लास में मुझे दिख रहा है कि क्लास 7 के भी लड़के आए हैं, क्लास 3 के भी लड़के आए हैं, क्लास 8 के भी हैं, 9 के भी हैं। और डिमांड करने वाला आपका जो बॉस हो सकता है वो बोले मुझे क्लास 9 का बच्चा का अलग डेटा दे दो, क्लास 7 का बच्चे का अलग डेटा दे दो। तो ये जो डिमांड आते हैं ये आपको पाइवोट और फिल्टर से कंप्लीट होता है। पहले स्टेज में हम लोग फिल्टर की बात कर रहे हैं, कैसे ये जो चैलेंज है फिल्टर से आसान हो सकता है। तो यहाँ पे आप जाओ और क्लास जो ये दिख रहा है ना, क्लास का जो हेडर, इस पे आपको कर्जर रखना है
और होम मेनू के अंदर ही रहना है। और इसमें आप जाओगे लास्ट में तो आपको ऑप्शन मिलता है सॉर्ट एंड फिल्टर, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ऑर्गेनाइज योर डेटा सो इट ईजियर टू एनालाइज। इसका मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने डेटा को ताकि वो देखने में और समझने में आसान हो सके। तो कैसे करना है, हम लोग को हेडर पे अपना कर्सर रखना है और सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, ये वाला, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन का आइकन सारे हेडर्स में आ चुका है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आ चुका है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस हेडर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे इस आइकन वाले पे, तो ये क्या करेगा, जितने भी वेरिएशन इस सेल में बने हैं, जैसे क्या क्या बने हैं, 3 है, 7 है, 8 है और 9 है, इसने वेरिएशन को पकड़ लिया कि भैया इस सेल में आपके पास 1 2 3 4 तरह के डेटा हैं, आपको कौन सा चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लगा हुआ है, सिलेक्ट ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब कि सारे डेटा अभी इसने दिखा रखा है। मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट ऑल को हटा दूंगा और यहाँ पे सिर्फ क्लास 3 वाले पे टिक लगाऊंगा। टिक लगाएंगे जैसे ही तो क्लास 3 वाला टिक लग गया और ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिए सिर्फ क्लास 3 वाले बच्चों का यहाँ पे डेटा आ चुका है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं फिल्टर। अब आपकी जो बॉस ने मांगा है, आप सिंपल सा काम क्या कर सकते हो, इतने डेटा को ऐसे सेलेक्ट करोगे ऐसे और इसको आप दे दो उनको। तो इस तरह से आपने फिल्टर के थ्रू ये डेटा निकाल लिया यहाँ पे। अगर मैं बोल दूं नहीं क्लास 9 की डेटा हमको निकाल के दिखाओ, आप तो क्या करोगे, यहाँ पे फिल्टर पे जाओगे और क्लास 3 को हटा के क्या करोगे, क्लास 9 पे टिक लगा दोगे और ओके कर दोगे। देखो यहाँ पे क्लास 9 की बच्चे की डेटा आ गई। तो इस तरीके से फिल्टर जो है काम करता है। बट अगर हम बात करें कि अगर ये मुझे डेटा प्रिंट भी करना है तो प्रिंट कैसे करना है, एक्सेल में थोड़ा सा प्रिंट के लिए कंसेप्ट है, वो मैं बता देता हूँ आपको। आप नीचे जब देखोगे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको नीचे में, यहाँ पे बता रहा है कॉल अकाउंट जो है 12 है, तो इसको अभी नोटिस नहीं कीजिए। अभी आपको यहाँ पे नीचे 3 आइकन दिख रहे होंगे ये वाले, इस आइकन पे आप जाओगे तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल व्यू। जिस मोड पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं इसको बोलते हैं नॉर्मल व्यू। आपने एक नोटिस किया होगा कि फिल्टर लगा है तो कैसे आइडेंटिफाई होगा, इस सेल में फिल्टर लगा है कि इस सेल में लगा है कि इस सेल में लगा है कि इस सेल में लगा है, हमको पता ही नहीं चला किस सेल में लगा है, ये भी एक आइडेंटिफाई करना होता है। तो जिस सेल में भी लगा हो आपको देखिए यहाँ पे फिल्टर का आइकन दिखेगा, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मेरे डेटे में फिल्टर लगा हो, इस कारण से मेरा डेटा 3 दिख रहा है। नहीं तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा डेटा गया कहाँ सारा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके सेल में फिल्टर लगा है कि नहीं लगा है। दूसरा क्या तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, आप सिंपल सा यहाँ देख के नहीं समझ पा रहे तो आप चले जाओ कहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर, जहाँ पे आपने फिल्टर लगाया था, और इसमें ही जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे बोल देगा कि भैया आपने फिल्टर तो पहले ही लगा रखा है, इसको क्लियर कीजिए। तो जैसे ही क्लियर आप दबाओगे तो आपका डेटा पहले वाले स्टेज में वापस से आ जाता है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पूरा डेटा आपका वापस से पुराने स्टेज में आ चुका है। यहाँ पे नंबरिंग मैं थोड़ा क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा तरीके से डेटा आपको दिखे इस तरीके से। तो आप देखो नंबर अगर एक्सेल में एक्सटेंड करना हो तो इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं, मैं बता दूँ आपको। आप देखो यहाँ पे 1 और 2 आपको मैनुअल लिखना है, 1 और 2 जो है आपको लिख देना है खुद से टाइप करके, और उसके बाद इस 1 और 2 को जो है ऐसे माउस के थ्रू ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने के बाद इस तरह से दोनों सेल सेलेक्ट हो जाता है। 1 और 2 मैंने खुद से लिखा और दोनों को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, 3 को ड्रैग कर रहे थे तो 3 4 7 बन रहा था अपने आप से। तो उसी तरह से जब 1 2 को सिलेक्ट कर लेंगे तो मैंने एक्सेल को बोल दिया कि भैया मेरा डेटा देख लीजिए 1 और 2 है। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो एक्सेल समझ जाता है अच्छा ये सीरीज ड्रैग करना चाहते हैं। तो 1 2 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो समझ जाता है इनको सीरीज चाहिए। तो जैसे ही देखिए यहाँ प्लस का साइन बना और मैं यहाँ पे दाब के माउस को नीचे की तरफ लाऊंगा, ऐसे नीचे की तरफ, तो ये देखिए यहाँ पे नीचे गिनती चल रहा है मेरे पीछे पीछे, देखिए 30 29 28 27। अब जहाँ भी ऊपर नीचे ला के छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक जो है नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि नहीं 2 नहीं चाहिए 3 चाहिए, और अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ और अब ड्रैग करूँ तो क्या होगा, आप सोच के देखो अब क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ क्या होता है, जैसे मैं ड्रैग करता हूँ ये, तो 1 और 3 के बीच कितना गैप है, 2 का, तो हर नंबर के बीच में 2 का गैप आ जाएगा। आप नोटिस करना यहाँ पे देखो 1 के बाद 3 आया, 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। इसी तरह से क्यों आया, क्योंकि मैंने ये जो ड्रैग किया तो इसने देख लिया कि 1 और 3 है, तो इनका मतलब है कि 1 और 3 के बीच का जो 2 गैप है उसी को इनको आगे बढ़ाना है। तो एक्सेल ने उसको समझा और खुद से उसने ये कर दिया।
तो ये समझ में आ चुका है कैसे एक्सेल ऑटो कंप्लीट करता है नंबरिंग को, सीक्वेंस को। यहाँ पे जब आप 2 सेलेक्ट कर लेते हो और ऐसे ड्रैग जब करते हो तो वो सीक्वेंस समझ जाता है कि अच्छा 1 और 2 है तो इसके बीच में क्या है, 2 में से 1 जाएगा तो -1 ही बचेगा। तो इसीलिए क्या करता है, जब आप ड्रैग करते हो तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ऐसे नंबरिंग आगे की तरफ बढ़ते जाता है। यही लॉजिक होता है जब आप ड्रैग करते हो। दूसरा एक तरीका क्या है, अभी मैं इस नंबरिंग को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये चीज़ें बेसिक हैं जो अगर आप नहीं जानते हो तो डिस्टर्ब कर सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे मैं एक सेल अभी यहाँ पे एक दिखा देता हूँ पहले करके। 1 लिख दिया मैंने और यहाँ पे 2 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे या फिर 1 ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे आप आ जाओ, 1 पे आओगे और यहाँ देखो कॉर्नर में जब भी कर्सर ले जाओगे तो इस तरह से बन जाता है आइकन। ये आपको पता है, हो चुका है अभी तक। और मैं इसको ड्रैग नहीं करूँगा, इस बार क्या करूँगा, यहीं पे 2 बार क्लिक करूँगा माउस से, 1 सेकेंड में 2 बार। आप अगर माउस पे नए हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 1 सेकंड में 2 बार क्लिक करने का पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत लोग इसी में फेल हो जाते हैं, 2 बार करने की जगह 3 बार कर देंगे या 1 ही बार कर पाते हैं और उनसे वो चीज़ नहीं हो पाता है। वहीं जो प्रोफेशनल होता है 1 बार क्लिक करेगा काम हो जाता है, क्योंकि उसको आदत है माउस हैंडल करने का। तो यहाँ पे आप जैसे डबल क्लिक करोगे तो देखो ये क्या हुआ, 1 1 1 1 फिल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये जो ऑप्शन आता है नीचे की तरफ, तो ये मैंने क्या किया था, कॉपी सेल्स पे किया हुआ था अभी जस्ट इधर। यहाँ पे फिल सीरीज पे आप कर दीजिए तो देखिए क्या हो गया, ऑटोमेटिक इसने नंबर डाल दिया। ये दूसरा तरीका था, ड्रैग नहीं करके हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक डिमेरिट है, वो डिमेरिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे आपने जो 12 नंबर पे डेटा है इसको ऐसे डिलीट कर दिया, क्लियर, डिलीट कर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे गए और यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया आपने, और ये जो नीचे आया इस पर क्लिक करके आपने बता दिया कि भैया मुझे यहाँ पे फिल सीरीज करना था, तो यहाँ तो ये देखिए आ चुका है। बट कभी कभी क्या होगा, आपको ये गिनती जो है यहाँ पे, अभी जैसे 1 यहाँ पे मैं हटाता हूँ, 1 लिखता हूँ और 2 लिखता हूँ, 2 नंबरिंग आपने दे दिया और इस दोनों को पकड़ के आपने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक कर दिया। देखिए तो डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे, और एक सेल पहले डिलीट रखना था मुझे, यहाँ पे 1 सेकेंड, कोई एक सेल डिलीट रखेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब चलिए एडवांस हो चुका है। पहले क्या होता था, यहाँ पे जहाँ भी ये ब्लैंक स्पेस होगा ये नंबरिंग वहीं पे रुक जाती है। अगर आप 2007 वगैरह यूज कर रहे हो तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिल सकता है कि आप जब भी ये सेलेक्ट करके जब डबल क्लिक करोगे तो वो ब्लैंक सेल को देख के वो नंबरिंग रुक जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता है। फिर आपको वहाँ से फिर नंबरिंग को बढ़ाना पड़ता है। तो डबल क्लिक में ये वाला इशू है, ये इशू भी नहीं है, वो ब्लैंक है तो इसलिए वो खुद आगे वो नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसको आप समझ चुके हैं, यहाँ पे नंबरिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। आप जैसे चाहो नंबरिंग को ड्रैग करके आप कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे थे पाइवोट की। फिल्टर आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पे कि फिल्टर काम कैसे यहाँ पे करता है। तो इस वीडियो में अभी फिलहाल हम लोग फिल्टर तक रखते हैं। आगे की वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे कि पाइवोट क्या होता है, पाइवोट से कैसे फिल्टर से कैसे बेटर है पाइवोट से कैसे चार्ट बनाते हैं। और तब तक के लिए आप फिल्टर पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिल्टर ही आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग यूज करते हैं। उसके बाद जो एडवांस यूजर होते हैं एक्सेल में, वो रेयर केस में आपको पाइवोट यूज करते हुए दिखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।